सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, आज हम आगाज़ करेंगे अपने प्रोग्राम का बलूचिस्तान की सूरत हाल से। जब बलूचिस्तान में वज़ीर आला बलूचिस्तान को शाम तक मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन दे दी गई है नाराज़ अरकान की जानिब से, और ये कहा गया है कि हम अगर ये मुस्ताफ़ी नहीं होते हैं वज़ीर आला तो तहरीक अदम एतमाद उनके लिए लेकर आई जाएगी। नंबर गेम पूरा है। ज़्यादातर जो मुखालिफ हैं वो उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, यानी कि बाप से है, और दीगर जमातें भी वही दावा कर रहे हैं कि उनके साथ ही हैं। उनमें तहरीक इंसाफ भी है, अवामी नेशनल पार्टी है, हज़ार डेमोक्रेटिक पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है और जमहूरी वतन पार्टी तमाम पार्टीज़ हैं जो उसमें हैं। और ज़ाहिर है ये इतनी बड़ी तादाद अगर हो जाती है और इतनी नंबर गेम उनके पास हो जाती है तो ज़ाहिर है मुश्किल हो जाएगी खुद वज़ीर आला के लिए। और अभी एक रोज़ पहले ही वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उनका कहना ये था कि किसी किस्म का कोई ऐसा माहौल नहीं है कि कोई तरीके अदम एतमाद लेकर आई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा था, एक दावा भी किया था कि उनकी जो सरदार केसरान से मुलाकात हुई वो बड़ी मुस्बत रही थी और वो इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे, ये भी उन्होंने कहा था। और ये मेरे प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू की थी, लेकिन अब सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो चुकी है और किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और ये कह दिया जाएगा कि जी अब सूरत हाल ज़ाहिर इस नौयत की है। इसी पर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं नज़ीर लग़ारी साहब, उनको हम शाहिद रिंद भी हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी सूबाई वज़ीर खुराक बाप से ताल्लुक़ है सरदार अब्दुल रहमान केथरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मुझे ज़रा बताइएगा कि जो नंबर गेम है उसके हवाले से क्या आपके पास सूरत हाल है, क्योंकि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हमारे प्रोग्राम में ही जाम कमाल साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, क्या सूरत हाल है, नंबर गेम क्या है? पहले सवाल का जवाब ये है कि 1 घंटे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें आपको हमारा पहला लाएमल आ जाएगा 1 घंटे में। और दूसरा ये है कि नंबर गेम जो है ना हमारे पास है, उसके पास 12-13 आदमी रह गए हैं, 12-13-14 आदमी रह गए हैं। वो अपनी अक्सरियत खो चुका है, अखलाकन भी खो चुका है, अदबी अक्सरियत भी खो चुका है। तो सर मगर जिस तरह मैं बता रही हूँ कि जाम कमाल साहब ने गुफ्तगू की मेरे शो में, उन्होंने कहा कि अच्छी मुलाकात रही, ना ही मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ ना ही कोई तरीके अदम एतमाद लाई जा रही। मैं आपको गिन के दे देता हूँ और मैं मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोलता हूँ, अल्लाह ताला ने ये मुझ पर करम किया है। मैं आपको बताता हूँ 11 अपोजिशन के BNP मैंगल ग्रुप के हैं, गिनती जाए 11, 10 जमीयत के हैं, 21 नवाब असलम रईसानी, 22 सरदार सनाउल्लाह, 23 नसरुल्लाह ज़ेरे, 24 वो तो अपोजिशन को 22 बता रहा था, 24 अपोजिशन को क्लियर कट किए है, ठीक है। 65 के ऐवान में से बच गए 41 में से 11 हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, 2 आपके BNP अवामी मीर असद बलोच और उसकी वाइफ, ये 13 हो गए। मीर नसीबुल्लाह 14, एहसान शाह 15, ये 15 तो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। अब 41 से 15 निकाल दें, 26 आदमी। असेंबली में चाहिए 33 आदमी, मिनिमम 33 आदमी चाहिए CM को बरकरार रहने के लिए या CM बनने के लिए, जबकि 41 में से 15 निकाल दें 26 पे। 26 में से फिर जो आपकी PTI है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सपोर्ट कर रही है। ANP बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सपोर्ट कर रही, फर्द वाहिद को सपोर्ट नहीं कर रही। हज़ारा डेमोक्रेट बाप पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। जमहूरी वतन पार्टी बाप पार्टी के साथ है। तो ये 6 और 4 10 तो 12 और 1 13 26 से निकाल दे तो 12-13 आदमी, 12-13 वो जो बाकी बच रहे हैं इसके पास, उन 13 में से भी अभी कुछ साथी हमारे साथ रब्ते में, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे। तो 2 दिन के बाद आपको केतरान साहब, जब नंबर गेम सारी है पूरी है आप लोगों की, जिस तरह आपने मुझे पूरा बताया सारा सिनेरियो, फिर इस्तीफे का मुतालबा आप लोग क्यों कर रहे हैं वज़ीर आला से? हम चाहते हैं कि बाइज्जत तरीके से वो चले जाए ना, बजाय ये कि हम
कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करें, एतमाद के वोट का कहें या अदम एतमाद लाएं, या बहुत सारे ऑप्शन हैं। पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो हम उस स्टेज पे बैठे थे, उसके एक अपने इलाके के कबायली तौर पे वो एक काबिल एहतराम और कदावर शख्सियत हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो जो रंजिशें बने या सिलसिला बने। जब आदमी अपना अक्सरियत खो जाए तो उसको बाइज्जत तरीके से स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो तो ये कहते हैं ना मैं इस्तीफा दूंगा, और जो कुछ रोज पहले आपसे उनकी मुलाकात थी तो जान कमाल साहब कहते हैं वो तो पॉजिटिव थी, तो क्या वो पॉजिटिव मुलाकात नहीं थी? जी मैं गुजारिश करूं, हर एक मेंबर के घर पे गया है, 15 के 15 सब के घर पे गया है, और सब ने यही जवाब दिया है कि जी आपके एटीट्यूड और आपकी गुड बैड गवर्नेंस की वजह से हम एक कदम भी आगे आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। हर बंदे ने क्लियर कट उसको बता दिया है। अगर उसकी कोई पॉजिटिव होती तो कम से कम एक आदमी तो वो जो है ना ये 15 के ग्रुप से अपने साथ एक तो ले जाता ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाता, कहीं बिठा लेता। हाँ सही है। अच्छा लास्टली बता दीजिए कि अगला लाहेअमल क्या होगा फिर आप लोगों का नहीं देते हुए इस्तीफा? जी यही हम कह रहे हैं, हमारा ग्रुप कह रहा है पूरा कि जी अब जब अक्सरियत आप हो चुके हैं तो इक़्तिदार के साथ बैठिए, कदावर शख्सियत के एक बहुत मोतबर घराने के मतलब वाली रियासत रहे हैं, सारा सिलसिला रहा है। तो मेरा इनको ये पैगाम है, एक बैठिए सरदार के और एक पार्लियामेंट का मेंबर की हैसियत से, कि हम चाहते हैं कि ये फायदा नहीं है कि इक़्तिदार के साथ चिमटे रहें। बेहतर तरीका ये है कि वो आदमी जब अक्सरियत खो देता है आराम से रिजाइन कर जाता है। और मैं उनसे 10 बस्ता गुजारिश करूंगा कि वो अपनी खानदानी बैकग्राउंड को देखते हुए सही है। बहुत शुक्रिया। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये गुफ्तगू उन्होंने की। पर मैं जान लेती हूँ, फिर लगाई साहब की जानिब आएंगे, उनका तजिया लेंगे। खबर क्या है, शायद अंदर की खबर क्या है? अब इतनी सूरत हाल जो है वो तंग हो गई है जाम कमाल साहब के लिए, तो क्या वो दे देंगे इस्तीफा, स्टेप डाउन कर जाएंगे? क्या खबर है आपके पास? देखें सुमैया, अगर हम खबर की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में तकरीबन 4 वज़राए आला ऐसे रहे हैं जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद का सामना किया। उनमें चौथे नंबर पे इस वक्त जाम कमाल हैं। 3 वज़राए आला ने सूरत हाल को फेस करने से अवॉइड किया और इस्तीफे पर इक्तफा किया। लेकिन अभी तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और पिछले 15 दिनों से जाम कमाल एक बात पर हमें नजर आ रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो आखिरी बॉल तक, आखिरी मिनट तक लड़ने को तैयार हैं। वो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल कल्चर में अगर मैं कहूं कि नए आए थे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो पहली मर्तबा बलूचिस्तान सूबाई असेंबली के रुकन बने और रुकन बनते ही चीफ मिनिस्टर बने, और उन्होंने इस पॉलिटिकल कल्चर को बहुत सी चीजों में डेंट दिया। उसी के नताइज हैं जो अब हमें नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, सरदार साहब मेरे मोहतरम हैं, बड़े हैं, हमारे सफेद रीश हैं, उन्होंने जो नंबर गेम बताया वो बहुत सादा है। बिल्कुल नजर आने में ऐसा लगता है कि जाम कमाल जा रहे हैं। नाराज अराकीन के ग्रुप में तकरीबन 2 से 3 लोग हैं। इसके अलावा बीएपी के कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो न्यूट्रल पोजीशन पे बैठे हैं, वो भी ख्वाहिश रखते हैं, जिनमें जान जमाली साहब हैं, जिनमें नवाबजादा तारिक मक्सी साहब हैं, काबिल जिक्र अगर मैं नाम लूं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा ये कह रही है, बलूचिस्तान की जो पार्लिमानी पार्टी है, कि जी हम बाप के इत्तेहादी हैं, जाम कमाल जब तक बाप के चीफ मिनिस्टर हैं हम उनके साथ हैं। अगर वो उन्हें निकालते हैं या जो भी फैसला होता है तो पीटीआई अगले वजीर आला को उम्मीदवार देखकर फिर फैसला करेगी। सही। एचडीपी और एएनपी हमें नजर आ रही हैं कि वो इस वक्त जाम कमाल के साथ खड़ी हैं और शद्दुमत के साथ खड़ी हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सरदार साहब ने जो नंबर गेम बताया, बार बार उसमें वो बीएनपी और जमीयत उलमा इस्लाम की अपोजिशन पर एम्फेसाइज कर रहे थे। एक बात याद रखें, जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे लग रही है कि जो चीज जाम कमाल को बेनिफिट दे सकती है या दे रही होगी अब तक, वो ये है कि इस वक्त इस मूवमेंट के हवाले से ये तासुर है अदम एतमाद। अगर नाराज अराकीन की तादाद 15 ही रहती है तो इन्हें अदम एतमाद या एतमाद के वोट के लिए अपोजिशन के 24 वोट चाहिए। अपोजिशन कौन है? जमीयत उलमा इस्लाम और बीएनपी मेंगल। इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी के पीडीएम से निकलने के बाद जो बड़ी 3-4 जमातें पीडीएम में रह गई हैं, अगर उनसे आप नून लीग को निकालें तो 3 बड़ी जमातें आप काउंट कर सूरत हाल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही अजीब सूरत हाल है। शहजाद जुल्फ़िकार साहब भी हमारे साथ हैं, ब्यूरो हेड हैं बलूचिस्तान के, उनसे बात करेंगे। जुल्फ़िकार साहब, क्या खबर है, क्या होने वाला है कुछ घंटों में? देखिए
अभी तक तो हमारे रिपोर्टर जो हैं वहीं पर मौजूद हैं बलूचिस्तान असेंबली के अहाते में। वहाँ पर अपोजिशन जमातें और नाराज अरकान जमा हैं और अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि इस्तीफे हमने देने हैं और एक्सपेक्टेड यही है कि वो इस्तीफे दे देंगे और रिटर्न में दे दें, उस पर टाइप करके दे दें। कुछ बात लोग जो हैं वो आपस में जो ओवरहेयर किया हमारे लोगों ने कि वो हाथ से लिख के दे दें, टाइप ना करें, ये लीक हो जाएगा, हाथ से लिख के हम के सामने मीडिया के सामने हम बयान कर दें। अच्छा, ये कुछ बात चल रही थी, लेकिन इससे हट करिए तो मैं सिर्फ अभी से अपडेट बता रहा था। लेकिन ये है कि चीज़ें उन्होंने देने हैं आज और चीज़ें वो देंगे जो गुजरा हैं, जो नाराज हैं। तो ये 3 गुजरा जो हैं जिससे खुद उन्होंने ट्वीट भी किया जहूर गुलेदी साहब ने, ये हमारे 3 जो गुजरा हैं और 3 आपके हमारे जो है एडवाइजर हैं और 3 पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। सही, अभी तक की ये डेवलपमेंट है। बिल्कुल सही, आप हमारे साथ ही रहिए। लगारी साहब, क्या लग रहा है, क्या जाम कमाल साहब प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे या फिर स्टेप डाउन कर जाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, दोनों किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर अपोजिशन की पार्टियां, क्योंकि सरदार यार मोहम्मद रिंद तो एलानिया तौर पर नाराज़ भी हैं, उनने इस्तीफ़ा भी दिया और अब तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो वापस आ रहे हैं। अगर वो वापस आ रहे हैं तो उनकी पार्टी भी वापस आएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ पर चल जाएंगे। लेकिन अगर वो फैसला ये करते हैं कि हमने नहीं रहना है हुक्मरान इत्तेहाद के साथ और हमने वज़ीर आला की हिमायत नहीं करते, तो ये चीज़ें बहुत आगे तक चली जाएंगी। इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? फ़र्ज़ करते हैं कि अगर पीटीआई नहीं स्टैंड करती है वज़ीर आला के साथ, तो फिर सेनेट की सूरत हाल क्या होगी? क्योंकि सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो तो पीटीआई के वोट से बने हुए हैं। क्या वहाँ पीटीआई जो है बैकआउट करेगी या कोई और सूरत हाल पैदा होगी? तो गंभीर एक किस्म की सूरत हाल है। लेकिन उसके बावजूद भी एक वफाक से शिकायत बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी रही है, लेकिन उसका मदावा नहीं हुआ कि बलूचिस्तान से फेडरल मिनिस्टर नहीं लिए गए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुतालबे के बावजूद। उनके 12 सेनेटर्स हैं और अरकान कौमी असम्बली हैं और उनकी सूबे में हुकूमत है, लेकिन उनको कंसीडर नहीं किया गया और उनसे वादा किया गया था कि उनको लोगों को काबीना में शामिल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में एक बहुत बड़ा फैसला होगा अगर वो जाम कमाल खान की हिमायत करते हैं और वो चाहते हैं कि ये वज़ीर आला रहें और उनके साथ इक़्तिदार में शामिल हो जाएं। मौलाना पहले भी इस तरह से इक़्तिदार में शामिल होते रहे हैं। अगर वो शामिल होते हैं तो फिर उन्हें पीडीएम को छोड़ना होगा और पीडीएम पर हरफ आखिर भेज देना होगा कि जनाब आप पीडीएम नहीं चल सकती है। फिर वो कोई जवाब भी बाकी नहीं रहेगा जी वहाँ पर रहने का, इसलिए कि वो इक़्तिदार के अंदर शामिल हो जाएंगे। बाकी पार्टियां भी हैं, उनकी नाराज़गियां भी हैं, उनकी महरूमियां भी हैं, उनके मसाइल भी हैं और देखना यह है कि इनके पास पैकेज क्या है और क्या करते हैं। और आज शाम की डेडलाइन बहरहाल बहुत अहम है, बड़ी अहम है। 6 बजे की डेडलाइन है जिसमें अब डायरेक्ट कुछ ही वक्त है, देख लेते हैं कि क्या होता है ज़रा क्विकली। रिंद, अब मुझे आप ये बताइएगा शायद कि अब जो ये सिचुएशन है, ज़ाहिर है ये पहली दफ़ा तो नहीं है, इससे पहले भी हमने माजी में ये सब कुछ होते हुए देखा है। लेकिन आज जब हम बात करते हैं कि जाम कमाल साहब जिनसे नाराज़गियां हैं, जिनके एटीट्यूड की शिकायत है, वक्त ना देने की शिकायत है और भी बहुत सारे कई मामलात हैं, तो ये जो फ़ज़ा बन गई है, ये जो फ़ज़ा बलूचिस्तान में बनती है, तो हम देखते हैं कि फिर हवाओं का रुख आगे जाता है और पूरे मुल्क में फैल जाता है। इस बार क्या खबर है? देखें, सबसे पहली बात जो लगारी साहब कह रहे थे कि सरदार यार मोहम्मद रिंद जो उन्होंने इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा मुस्तरद हो चुका है। उसके बाद उनकी काबीना में वापसी भी हो चुकी है और आज जो बलूचिस्तान सूबाई काबीना का इजलास था वो उसमें मौजूद थे और 2 रोज़ बाद जाम कमाल की मुलाकात भी हो चुकी है, जिसमें उनके तमाम मामलात तकरीबन जो उनके और जाम कमाल के इख्तलाफात हैं वो दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो आज काबीना के इजलास में मौजूद थे। पॉलिटिकल सिचुएशन आप बात कर रही हैं कि क्या बनेगी। देखें, अगर जाम कमाल की हुकूमत यहाँ से जाती है तो ये फिर सफ़र यहाँ से लाहौर और लाहौर से बरास्ता जीटी रोड इस्लामाबाद जाएगा, क्योंकि इस 15 अराकीन हैं बीएपी के नाराज, वो मुकम्मल तौर पर इक्तफा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, पीडीएम की 2 बड़ी जमातों पर, जमीयत उलमा इस्लाम और बीएनपी मेंगल पर।
अवामी नेशनल पार्टी इन प्रिंसिपली जाम कमाल की हिमायत का ऐलान अपनी सेंट्रल कमेटी, सूबाई सेंट्रल कमेटी में कर चुकी है। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी क्लियर स्टांस के साथ जाम कमाल के साथ है। इस वक्त जो अरकान हैं बीजेपी के, जो प्रॉब्लम है इस वक्त जाम कमाल के लिए इस वजह से कि वो उनकी अपनी जमात से, वो उन्हें किस तरह हैंडल करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाराज अरकान के जो सिपह सालार कह सकती हैं या सुरखेल कुद्दूस बिजंजो, 2 रोज कबल वो इस्लामाबाद गए थे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के साथ। अभी तक, जब तक मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज कर रहा था, वो क्वेटा वापस नहीं पहुंचे। और उनका जो इस्लामाबाद का दौरा है उसका 1 पॉइंट एजेंडा वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली है। सही। तो ऐसा नहीं है बहुत कुछ जाम कमाल के ही सिर्फ खिलाफ है, दोनों तरफ प्रेशर है। इस प्रेशर को ये आसाब अब देखना ही होगा कि ये प्रेशर किस तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद रिंद, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, 3 घंटे बड़े अहम है। शहराज जुल्फ़िकार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनन ये तब्दीली की हवा अगर चलती है तो इसका रुख सिर्फ एक जगह नहीं होता, ये फिर हर तरफ से हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार क्या यहाँ तब्दीली आती है या मामला रुक जाता है, हवाओं का रुख मोड़ दिया जाता है, ये बड़ा ज़रूरी होगा देखना। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है और वो बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वादों की। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले भी और आने के बाद भी बहुत सारे वादे किए, बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए। इसमें एक बहुत बड़ा वादा था लोगों को रोज़गार देने का, जिसमें ये कहा गया इलेक्शन से कबल भी और बाद में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे लोगों को। और उसके बाद ये दावा और ये वादा एक ख्वाब सा बन के रह गया। हम सब देखते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन कहीं भी 1 करोड़ नौकरियां नज़र नहीं आई। मगर फवाद चौधरी साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, वो उन्होंने दावा किया कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे चुके हैं लोगों को। अब उन्होंने कहाँ दी, किसको दी, किधर दी, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन ये तो उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन सलीम मांडवाला की ज़िम्मेदारी जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो कमेटी का इजलास था, उसमें बड़ी तादाद में देखा गया है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बेरोज़गार हुए। पहले फवाद चौधरी साहब का आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कहा क्या, फिर इस पर बात करेंगे। ज़बरदस्त भाई, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कहाँ हैं, किधर हैं, हमें भी वो दूरबीन दे दें या माइक्रोस्कोप दें कि हम भी देखें। खैर, वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी का इजलास जिसमें बताया गया कि बेरोज़गार अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है, नौकरियां नहीं मिली हैं। हुकूमत कह रही है कि बेरोज़गार अफराद की तादाद 6.5% है। हुकाम ये कहते हैं मुल्क में बेरोज़गार अफराद की तादाद 16% है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स कहती है मुल्क में 24% पढ़े लिखे अफराद बेरोज़गार हैं और मुल्क में 40% पढ़ी लिखी खवातीन बेरोज़गार हैं। हाई कोर्ट चपरासी की नौकरी, 1.5 लाख अफराद ने इस पर अप्लाई किया। चपरासी की नौकरी अप्लाई करने वालों में एमफिल पास अफराद भी शामिल थे। नाजरीन, ये देखने की बात है। 1 साल के दौरान बेरोज़गारी की शरह में 1.1% इजाफा हुआ, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट कहती है। साल 2018 से लेकर 19 तक बेरोज़गारी की शरह 6.9% रही। साल 17 से 18 तक बेरोज़गारी की शरह 5.8% थी। खैबर पख्तूनख्वा बेरोज़गारी की शरह 10.3%। अब आए सिंध पर। इदारा शुमारियात के मुताबिक सिंध में बेरोज़गारी की शरह 4%, पंजाब में बेरोज़गारी की शरह 7.4%, बलूचिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 4.6%। मर्दों में बेरोज़गारी की शरह है 5.1% से बढ़कर 5.9% तक। ये अब मर्दों में बेरोज़गारी की शरह हो गई है इदारा शुमारियात के मुताबिक। ख़वातीन में 8.3% से बढ़कर 10% हो चुकी है। शहरों में बेरोज़गारी बढ़ के 7.2% से 7.9% तक हो गई है। देहातों पे आते हैं। देहातों में बेरोज़गारी की शरह 5% से बढ़कर 6.4% हो गई है। देही ख़वातीन जहां पर बेरोज़गारी की शरह 5.9% थी, जो अब बढ़कर 8.5% हो गई है। देहाती मर्दों में बेरोज़गारी की शरह 4.7% से बढ़ के अब 5.5% हो गई है। ये है वो फिगर्स, ये मैं नहीं दे रही, ये इस कमेटी ने दिए हैं। इस पर मैं बात करूंगी। लगाई साहब हमारे साथ हैं और शौकत बसरा साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो। और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि हुकूमत ने जो वादा किया था 1 करोड़ नौकरियां देने का, फवाद चौधरी साहब कहते हैं हमने 1 करोड़ नौकरियां दे दी, लेकिन रिपोर्ट जो है वो कुछ और ही कहानी सुना रही है। अवाम क्या कहते हैं इस पर, जरा पहले वो देखिए फिर गुफ्तगू करते हैं। किसको मिली है भाईजान? यहाँ तो इतनी कंपनीज ने लोगों को निकाला है तो नौकरियाँ कहाँ मिली हैं? ये तो कोई फजूल बात ही है एकदम। तो नौकरियां तो अभी तक तो मिले ही नहीं, तो पता ही नहीं है नौकरियां कहाँ हैं। किसी को नहीं दिया भाई, ना किसी को रोटी दिया है ना मकान दिया, हर चीज़ एक दिन ब दिन ऊपर जा रही है। ज़रा जो कहते हैं ना ये सियासी बातें करते हैं, मतलब हम लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए, हम अपने हक के लिए लड़ना चाहिए हम लोगों को। नौकरियाँ सिर्फ अखबार की हद तक और सोशल मीडिया तक की हद तक महदूद है, बाकी अमली तौर पर कुछ भी नहीं है। किनको नौकरी मिली है, बल्कि उल्टा लोग बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। हमने कोई चीज़ नज़र नहीं आई है उन्होंने नौकरी दी है या आगे जो नौकरी पे लोग लगे हुए थे वो नौकरी भी छीन ली है। कहाँ है नौकरी? हमें तो नज़र नहीं आई, ना ही किसी के लिए कोई नौकरियाँ हुकूमत लेकर आई। अब पता नहीं वो कौन लोग हैं। लगाई साहब, ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी क्या की इजलास में ये रिपोर्ट रखी गई है कि इतने इतने लोग बेरोजगार हुए हैं, जिसकी हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए। ये फवाद चौधरी साहब कैसे कहते हैं? एक शेर और एक मिसरा में पढ़ता हूँ। सही है, ठीक है। हुए मार के हम जो रुस्वा हुए क्यों न घर के दरिया, न कोई जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। बस ये शेर मैं जनाब फवाद चौधरी की नज़र करता हूँ। और दूसरी बात ये कि मन चेमी सरायम व तंबूराए मन चेमी सरायत, कि मैं क्या गा रहा हूँ, किस सुर में गा रहा हूँ और मेरा साज जो है वो किस सुर में गा रहा है। आप बता रहे हैं कि हमने 1 करोड़ नौकरियां दे दी हैं और आपकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही है भाई कोई नौकरी नहीं दी गई, बल्कि नौकरियां छीनी गई, बेरोजगार हो गए लोग, बेरोजगार हुए हैं। मैं इस वक्त इम्तिहान में नहीं डालना चाहता हूँ, मेरे बिल्कुल अजीज़ भाई हैं शौकत बसरा साहब। अब हम क्या करें इस बात का, जिस तरह से वो फवाद चौधरी साहब छोड़कर चले गए, इतनी बड़ी बात। भाई कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ पर इन्हतात नहीं आया, जहाँ ज़िवाल नहीं आया, जहाँ पर लोगों की नौकरियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं? नहीं, आपने किसी हद तक ये कह सकते थे कि हमने टेक्सटाइल की सनत को बहाल किया, अब उसका भी बहुत बुरा हाल है। बाकी और कौन सी सनत है जो यहाँ पर तरक्की पजीर हुई है, जिसने नौकरियों के जो है मौके पैदा किए हैं? और कई चीज़ें ऐसी हैं जो वाइप आउट हो गई हैं, कई नौकरियां ऐसी हैं जो टोटल ख़त्म हो गई हैं। पब्लिक सेक्टर में तो नौकरियां रही नहीं हैं और तराजू देकर वो बेची जा रही हैं। जैसे आपने अभी बताया है कि एक जॉब के लिए, पियून की एक जॉब के लिए एमफिल रखने वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक जॉब पर कितने 1000 से ज़्यादा दरखास्तें या 10,000 से ज़्यादा दरखास्तें जाएंगी, तो बेरोज़गारी का तो अंदाज़ा हो जाएगा। सही बात। मुल्क में शदीद किस्म की बेरोज़गारी है, मुल्क में बदतरीन किस्म की महंगाई है और इंतहाई बुरे मुआशी हालात हैं। और हम नवीद सुनते हैं कि जनाब हम टेक ऑफ कर रहे हैं, हम कहते हैं कि टेक ऑफ ना करें, प्लीज़ क्रैश लैंडिंग करें, मुल्क को यहीं पर रहने दें, इसी जगह पर जहाँ पर है। लोग अपने आप को खुद संभाल लेंगे। आप जिस तरह से रियलाइज तो करें ना कि सिचुएशन क्या है। जब रियलाइज ही नहीं कर रही हुकूमत तो फिर क्या होगा? जाहिर है अभी 2 साल ही रह गए, 1 साल इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। इन दावों के साथ करेंगे, दोबारा वोट इन दावों के साथ मांगेंगे, किस तरह जाएंगे लोगों से वोट मांगने में? शौकत बसरा साहब आप बताएं, आप अपने हल्के में कैसे जाएंगे वोट मांगने के लिए? जो इशू है आप डिस्कस कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, इसमें कतई दो राय नहीं है। मैं तो हमेशा रियलिस्टिक बात करता हूँ, ग्राउंड लेवल का कारकुन, और ख़ास तौर पे जो हमारे एरियाज हैं, साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर है, वहाँ पर तो और भी बहुत महरूमियाँ हैं। तो कोई अगर मगर नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं है, इशू है। सर आपको क्या पता है जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां दे दी, कहाँ दी हैं? सुमैया मुझे बात कर लेने दीजिएगा। इट्स अ रियल इशू। अगर ये रियल इशू ना होता तो प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हमारा हुकूमत को हेड भी कर रहे हैं, पार्टी के चेयरमैन भी हैं, वो खुद कहते हैं कि मुझे ये जो महंगाई वाला इशू है बहुत तंग करता है और मैं रात को नींदें भी नहीं आती इसकी वजह से, जिसकी वजह से मैं हमेशा जो भी मीटिंग होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर का पहला क्वेश्चन होता है कि आम आदमी को क्या रिलीफ दे रहे हैं। उसी हवाले से हमने 4-5 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जिनमें जाहिर है कि हेल्थ। सर
आपकी आवाज जिम्मेदारों को दिया है। हाँ। जिम्मेदारों के हवाले से मैं आपको और अर्ज करूं सुमैया, मैं एक आपको बात बता दूं। जी जी। अभी हमने जो एहसास प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान का सर्वे किया था, हम एक काम करने जा रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम में वो ब्रेक कर देता हूँ और बहुत जल्द आप उसको सुन लेंगे। हम टारगेट, जाहिर है मैं फिर कह रहा हूँ कि आइडियल सिचुएशन नहीं है, होना तो ये चाहिए कि हम वाकई जॉब्स क्रिएट करें, रोजगार फराहम करें। अब हम ये कर रहे हैं कि जितने लोग एहसास प्रोग्राम में उस डाटा में आए हैं जो बिलो पॉवर्टी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, खास तौर पे जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। मेरा लगारी साहब का एक इलाका है, इलाके के दर्द को समझते हैं हम सब लोग, उन लोगों को आटा, चीनी, घी, दाल, मतलब आम जरूरत जिंदगी की चीजें। इसी तरह मिडिल क्लास को भी आप आटा चीनी घी देंगे? बड़ी अहम बात है। नहीं, मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, मिडिल क्लास के आटा चीनी घी मांगने आएगी एहसास प्रोग्राम में? नहीं, मेरी बात मुकम्मल कर लेता तो शायद आपको इस सवाल की जरूरत ना पड़ती। आटा, चीनी, घी, आम जरूरत जिंदगी की चीजें जो हैं वो आपकी सुई गैस का बिल है, आपका बिजली का बिल है, इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। कार्ड होगा जिसमें है वो जहां भी जाएंगे उस कार्ड के जरिए उनको सब्सिडी मिलेगी। जिस तरह, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने किसान को एक किसान कार्ड जारी किया है, इसी तरह जिस तरह हम हर फैमिली को हेल्थ कार्ड इशू कर रहे हैं कि 10 लाख तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करवा सकते हैं। जाहिर है कि अब ये आर्जी हल है, ये परमानेंट हल नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखिए, आपने 70 साल हम उस कौम के सरबराह बने हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान, या उस मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि आज तक वो वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं। गलती शायद हमारी है। एक शेर मैं आपकी नजर करूंगी और वो शेर कुछ इस तरह से है कि मुझसे भी कभी कोई झूठ बोलो, मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूँ, अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, मैं सचमुच मुस्कुराना चाहता हूँ। ये आवाम कह रहे हैं आपसे। मैं ना एक मैं भी शेर पढ़ता होता हूँ सर, बिल्कुल मुशायरा है ये, बिल्कुल। मौसम तेरे आमन नाल ते मौसम तेरे जावन नाल, अच्छा, बंदा कल्ला रह जांदा है बहुते यार बनावन नाल। पहली गल भी नहीं रहती बहुत ही गल वधावन नाल, इसलिए हम गल को बढ़ाए ना, बात को बढ़ाए ना, हम फोकस रखें। मेरी बात पे फोकस रहेंगी ना तो इशू आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको बात बताऊं, दुरुस्त कह रही हैं आप भी और लगारी साहब भी, हमने साल बाद, अभी तो साल रह गया बाकी है, मैं 2 साल नहीं कहता, साल बाद हमने पब्लिक में जाना, जो सवाल आपने मुझे किया था। जी हाँ। अगर मैंने अवाम को रिलीफ, अगर अवाम की वो जो इस वक्त नाराजगी हमसे ये महंगाई के इशू पे है, उनको रिलीफ ना मिला तो क्या होगा? डेफिनेटली वही होगा जो पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ हुआ है, वो अपोजिशन में बैठे हैं। ऐसा ही है सर, ऐसा ही होगा। आप खुद ज्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं। हमारा काम तो आपसे सवाल करना है, लेकिन इसका जवाब आप हमें नहीं देंगे, इसका जवाब आप जाके देंगे आवाम को। बहुत शुक्रिया आपका शौकत बसरा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। कर लें, हुकूमत अगर नहीं करेगी तो जाहिर है उसके बाद इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होने वाली है, फिर किस मुंह से जाएंगे, वो कहते हैं ना, तो किस मुंह से जाओगे, वो वाली बात है। खैर, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे लेजेंडरी अदाकार, कॉमेडी किंग उमर शरीफ की। एक कहकहों का अहद था नाजरीन जो तमाम हुआ, और अब लहद में उतर चुका है जस्ते खाकी उमर शरीफ का। रहती दुनिया तक उनको याद रखा जाएगा, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों पर कि चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला वो शख्स जिसने हर घर में कहकहों के तूफान उठाए, आज वो शख्स सबको रोता छोड़ के चला गया है। अब कहते हैं ना कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। ज़रा इस पर बात करेंगे। मौजूद हैं सरवत गिलानी साहिबा, मारूफ अदाकार हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और सुनील पॉल इंडियन कॉमेडियन भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। सुनील पॉल साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं ना कॉमेडी की, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप हंसा लेंगे किसी को, लेकिन शायद किसी भी शख्स को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। आंखों में आंसू तो आ जाते हैं बड़े आराम से लोगों के, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट लाना बहुत मुश्किल काम होता है, और ये काम आप लोग करते हैं, और ज़ाहिर उमर शरीफ साहब की आप लोग भी बहुत इज्जत करते हैं। वो अब हम में नहीं रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आपने क्या सीखा उनसे? पहली बात तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच नहीं है, और आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। पहली बात तो ये है कि अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि हम मानने को ही तैयार नहीं है कि मौत जैसी चीज भाई को छू भी सकती है। मौत की कोई औकात नहीं थी, और वैसे भी अगर माना जाए तो ऐसे फनकार, ऐसे कलाकार कभी मरते नहीं। उनसे सीखा
बहुत कुछ सीखा है। मतलब हालांकि कर कुछ नहीं पाए, लेकिन सीखने की कोशिश रही है। वो एक कलाकार, वो एक अदाकार, एक सुपरस्टार। कॉमेडी के मामले में उनके पास में सारे स्टाइल मौजूद थे। वो डांस कॉमेडी भी कर सकते थे, वो मिमिक्री भी कर सकते थे, वो सोलो स्टैंड अप भी कर सकते थे, वो ड्रामा भी कर सकते थे, वो गैग भी कर सकते थे, वो एंकरिंग भी कर सकते थे, वो अदाकारी भी कर सकते थे, वो लिखते भी थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, वो एंकर भी। मतलब वो क्या नहीं थे, वो सब कुछ थे अपने आप में। और उनसे थोड़ा बहुत भी कोई बंदा सीख जाता है था तो यकीनन सीखने का भी वो वही कहते हैं ना कि एक शख्स जिसे सीखने का मौका मिले, लेकिन ऐसा शख्स जो खुद अपनी ज़ात में एक इदारा हो, एक इंस्टीट्यूट हो, जो पूरी दुनिया में अपने फ़न का लोहा मनवा चुका हो, यकीनन इससे बहुत कुछ मिलता है। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। सरवत साहिबा, आप क्या कहेंगी? उमर शरीफ साहब तो एक ऐसा आर्टिस्ट, ऐसा अदाकार जिसने हर किसी को हंसाया और जिसने सिर्फ मुस्कुराहटें बिखेरी, आप क्या कहेंगी आज? जी सरवत। सरवत गिलानी साहब, आप मुझे सुन रही हैं? ठीक है, सरवत साहिबा से शायद राब्ता मुनक़ता हो गया है, हम उनको रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सुनील साहब, जिस तरह भी आपने खुद बात की कि सीखने की कोशिश की, जब हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, जब आप भी कॉमेडी करते थे, तो फिर आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? आपने कैसे सोचा कि आप स्टैंड अप कॉमेडी करें? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने जुमलों से लोगों को हंसाएं। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? आपने कैसे स्टार्ट किया था? और उमर शरीफ साहब से आपने और क्या लिया? कभी मुलाकात हुई थी क्या आपकी? बचपन में जब हम लोग जब स्कूल में और थोड़े से बड़े होने लगे थे, तो ये सारी कैसेट मार्केट में बहुत मिलती थी। बकरा किश्तों पे, उमर भाई की बुड्ढा घर पे है, और वो सुन के बहुत हंसी आती थी। लगता था यार कौन बंदा है जो इतना बढ़िया हंसाता है, कौन है ये जो इतना कैसेट में ही इतनी हंसी आ रही है, ऑडियो कैसेट में तो क्या था बंदा, क्या है। फिर धीरे धीरे जब बॉम्बे में मैं आया 1995 में, तो मैंने राब्ता किया तमाम कॉमेडियन से। तो किसी ने मुझे बताया कि भिंडी बाजार बॉम्बे में एक एरिया है, वहाँ ये किस्सा मुझे सुनना है, जरा ये किस्सा मुझे सुनना है। ये जरा आप रुकिएगा, मैं आपसे सुनती हूँ ये किस्सा, बड़ा दिलचस्प मुझे लग रहा है। सरवत साहिबा से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। सरवत, आप क्या कहेंगी? आज उमर शरीफ साहब जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, वो हम में नहीं रहे हैं, क्या कहेंगी आप? जी, जैसे कि मैं कह रही थी कि ये बहुत बड़ा लॉस है, ना सिर्फ हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए, बल्कि वर्ल्ड वाइड लोग उनको जानते थे, मानते थे और उनको शौक से फॉलो किया करते थे। आई रिमेम्बर मैं जब भी बाहर गई हूँ शूटिंग के लिए, तो वो चंद नामों में से थे जो हमेशा लोग पूछते थे वो कैसे हैं, उनका काम कैसा है, क्योंकि वो हमेशा क्यूरियोसिटी बिल्ड करते थे। ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन, मैन शो जिसे कहते हैं। उनको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं थी। उन जैसे आर्टिस्ट आई थिंक बहुत कम, जैसे आपने कहा उनके इंट्रोडक्शन में, कि सेंचुरीज में पैदा होते हैं। तो वाकई वो हमारे लिए एज एक्टर्स, एज कॉमेडियंस, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, वो हमेशा लुक अप टू यू नो उमर शरीफ साहब करते थे। एंड इट इज़ अ ह्यूज लॉस। आई डोंट नो कि अब वैसी कॉमेडी और वैसी जो उन्होंने छोड़ के गए हैं हिस्ट्री अपनी, वो के उसका गैप कौन भरेगा। और गवर्नमेंट का इस वक्त बहुत उनकी पूरी ये सिनारियों में उनकी बॉडी को लेकर आना, उनको लेके जाना इलाज के लिए, ये बिल्कुल, ये वाकई आप सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सरवत गिलानी साहिबा, अपना इस पर एक इनपुट दिया। अच्छा, मैं चाहूँगी सुनील साहब की बात को हम कंटिन्यू करें। जो वाकया आप बता रहे थे वो ज़रा आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा सुनील जी। उनके कैसेट लाके बहुत सुनते थे और दिल से एक सपना देखते थे, कभी यार इनसे मुलाकात हो सकती है क्या, कभी इनको देखने का मुझे मौका मिलेगा, कभी इनके पैर छूने का मौका मिलेगा, कभी इनके हाथ चूमने का मौका मिलेगा। ऊपर वाले से दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि लाफ्टर चैलेंज के बाद मुझे ये पता चला कि उमर भाई बॉम्बे आने वाले हैं। अच्छा। तो मैं बस यही दुआ करता था कि मुझसे मुलाकात हो जाए।
तो रऊफ लाला साहब से मेरी मुलाकात थी। रऊफ लाला साहब उस समय कहता था, या सारे पाकिस्तानी भाई से कहता था जो कलाकार यहाँ पर आते थे, कि यार उमर भाई कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है। और वो सब सारे के सारे लोग उमर भाई के इतने पक्के शागिर्द की वो हमेशा ये कहते थे कि यार खुदादा इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है, इतना अच्छा गुरु है और इतने अच्छे तरीके से बताते हैं, सिखाते हैं। तो मेरे मन में इतना लालच आता था कि यार कब मेरी मुलाकात होगी। तो जब वो आने वाले थे तो मैंने रऊफ भाई से कहा कि रऊफ भाई मेरा एक सपना है, बस ये पूरा आप ही कर सकते हैं। जैसे ही उमर भाई आएंगे, कि उमर भाई रऊफ लाला साहब के साथ में, तो वो रऊफ लाला साहब उनके साथ में बहुत रहते थे, उमर भाई के साथ वो उनको बच्चे की तरह समझते थे। तो मैंने कहा भाई जैसे ही उमर भाई आएंगे, कहीं पर भी आप बोलो, मैं आकर सिर्फ उनके पैर छूना चाहूंगा, बस इतना ही मेरा एक सपना। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो एक दिन रात को मुझे फोन आ गया रऊफ लाला साहब का कि सुनील उमर भाई से बात कर। अच्छा। और अगली आवाज उमर भाई की होगी। तो उमर भाई ने फोन लिया और रात का समय था, मुझे कहते हैं उमर भाई पहली बार मुझसे बात कर रहे हैं, कहाँ है तू? तो मैंने कहा उमर भाई मैं घर पे हूँ। किसके घर पे? तो मैंने कहा मैं अपने घर पे हूँ। पागल आदमी, रात में भी अपने घर पे होता है। मैंने कहा उस्ताद आदमी। तो फिर मैंने कहा उमर भाई मैं गुस्ताखी आपसे मिलना चाहता हूँ। अबे तू मत आ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अच्छा। और आप यकीन मानिए रात के समय वो मेरे पास में आए। गजाला भाभी भी थी साथ में। भाभी का नाम गजाला ही है ना जी? हाँ, वो भाभी जी भी साथ में आई। गजल। हाँ जी। जो और दोनों मेरे घर पे आके इतनी नेक दुआएं दी, इतनी बातें की, इतनी अच्छी बातें मुझसे पूछी। और इतना मतलब उस जितने देर वो मेरे साथ बैठे हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में, मैं यहाँ पर हुई नहीं। वो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। और फाइनली जब वो गए तो मुझे फिर एक मन में आया कि अब पता नहीं कैसे मुलाकात। अच्छा, वो जिस शो का आप जिक्र करते, उस शो में बतौर जज उनको इनवाइट किया गया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? और भी आर्टिस्ट थे जाहिर है आपके साथ जो शो में थे। उस शो में मैं नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे। वो मेरे शो का 3rd सीजन था। पहले शो में हम लोग विनर थे, मैं, राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी, हम लोग पहले सीजन में थे। 2nd सीजन में रऊफ लाला जीते थे। 3rd सीजन में कपिल शर्मा जीते। तो कपिल शर्मा के एपिसोड में वो जज थे। ठीक है। तो फिर मैंने जब वो गए थे दुआ मांगे कि आप कैसे मुलाकात होगी, तो इत्तेफाक से फिर एक शो बना दुबई में, जहाँ पर उन्होंने मुझे बोला कि आपके साथ आप उमर शरीफ साहब के साथ में परफॉर्म करोगे। क्या मजाक तो नहीं कर रहे हो? बोले नहीं। मैंने कहा बाप रे ये कैसे होगा? ये तो ड्रीम कम ट्रू हो गया ना, कि ख्वाब पूरा हो गया बचपन का। मैं इतना शुक्रगुजार हूँ मालिक का कि मेरे सारे सपने पूरे किए। उनमें से मेन और नंबर 1 का सपना ये था कि मैं उमर भाई के साथ किसी मंच पर, किसी स्टेज पे खड़ा रहूं। और वो मुझे मौका मिला। और जब बैनर बना तो उसमें उनके साथ मेरा फोटो था, उनके साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। मैं आज भी वो मोमेंट नहीं भूलता। और इतना बैक स्टेज में वो मुझे आकर बोलते थे कि अरे कैसे हो, क्या है। और इतना वो इतने बड़े शहंशाह थे वो, कि थोड़ी देर में सामने वाले को भी इतना रिस्पॉन्स देते थे कि उसे भी लगने लगता था कि वो कुछ है, मुझे भी लगने लगा था कि यार मैं कुछ हूँ। इतना रिस्पॉन्स देते थे, इतना प्यार करते थे। ऐसा इंसान, ऐसा कलाकार, ऐसा गुरु, ऐसा शागिर्द, ऐसा बेटा, ऐसा दोस्त नहीं बन सकता। ऐसे नहीं लोग अब नहीं आते दुनिया में। ऐसे लोग जिस तरह मैंने कहा सदियों में पैदा होते हैं। बड़े खुशनसीब हैं आप। और उनको कितनी इज्जत करते थे वो अपने उस्तादों की। यही ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं जो अपने उस्तादों की इज्जत करते हैं और अपने उस्तादों को याद रखते हैं। बड़ी अच्छी यादें आपने शेयर की। और लगाई साहब, इस तरह सुनील बता रहे हैं, सुनील भी उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं जिन्होंने उमर साहब के साथ काम किया, कहीं ना कहीं स्टेज शेयर किया, जो ख्वाब था वो पूरा हुआ। मैं भी वो छोटी मोटी थोड़ा सा मैंने भी स्टेज शेयर किया उनके साथ। मेरी भी छोटी छोटी सी यादें हैं जो मैं एक दो शो में उनके साथ थी। अजीम इंसान थे वो। बताते नहीं थे कि मैं कितना बड़ा फनकार हूँ। वो हर शख्स को अपने लेवल पर इज्जत देते थे। कभी ये नहीं महसूस एग्जैक्टली बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनका अपना प्रेजेंटेशन था। हाँ। तो आते ही एक माहौल बन जाता था, लगता कि यार कोई खुदा आया है, कोई पेट में बल पड़ जाते थे हंस हंस के। उन्होंने सिर्फ हमें हंसाया और आज बहुत रुलाया। जैसे वो आज बहुत बाहर के एक्टर थे, वैसे वो दुनिया के बाहर के इंसान थे। लगाई साहब के भी 2 लफ्ज़ हम जी लगाई। नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छी बात की सुनील ने। और सुनील ने जितनी यादें बताई हैं और कितना
बड़ा ये इंकशाफ इन्होंने किया कि कपिल शर्मा जो हैं वो थर्ड मुकाबले में आए थे और उनको भी ये जज कर रहे थे। तो ये इतना बड़ा है कि चूँकि इस वक्त वो समझा जाता है कि जनाब वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और बहुत बड़ा उसका शो देखा जाता है और वो ऑडियंस उसकी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो भी उमर शरीफ के हाथ से उसके अपने सर पर उसका हाथ रख कर वो इस कामयाबी की मंजिल तक चला है और उस तरफ जा रहा है। और ये सुनील भी एक बड़ा आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन छाँव है कहीं ना कहीं उमर शरीफ की, साया है कहीं ना कहीं उमर शरीफ और वो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, बहुत शुक्रिया, और उनकी यादें हमेशा रहेंगी। बहुत शुक्रिया लगाई साहब। सुनील, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए, इतनी हसीन यादें आपने शेयर की, थैंक यू सो मच। जी, हमें जहाँ पुकारा जाएगा हमारा वहाँ पे रहना, ये हमारे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो नाजरीन, उमर शरीफ साहब के लिए बस 2 लफ्ज़, उमर शरीफ साहब अलविदा, अल्लाह ताला आपको गरीक़ रहमत करे, लेकिन ये जो खला है ये शायद कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।